मैं अविनाश कुमार अपने YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एनसीईआरटी की पुस्तक इतिहास का अध्याय 5 कक्षा 6 पढ़ने जा रहे हैं। तो अध्याय 5 में राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आज हम लोग राज्य मतलब राज्य क्या होता है, जैसे बिहार एक राज्य है तो उस तरह से राज्य के बारे में पढ़ेंगे। फिर राजा, आज जैसे यहाँ के बिहार राज्य के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं तो उसी तरह से पहले राजा हुआ करते थे, पहले चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ करते थे। और एक प्राचीन गणराज्य, प्राचीन गणराज्य में हम लोग जैसे मगध को पढ़ेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब चुनाव का दिन था जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। जब चुनाव का दिन होता है तो उस समय वोट डालने की प्रक्रिया होती है। तो उसी समय शंकरन जो है उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी जो है वोट डालने जा रहे हैं। तो दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। वह जो है उनके नाना नानी चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों हैं। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। उसके नाना क्या कहते हैं, आज हम अपने शासक जो होते हैं उनका चुनाव करने जा रहे हैं। तो अब देखिए समझते हैं कि कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। आज से मतलब अभी से 50 वर्ष पहले तक 50 वर्ष तक जो जाएंगे हम पीछे, उस समय से चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। अपने शासकों का चुनाव जो है मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, यह सवाल है कि लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठान हो गए। तो यही कहा जा रहा है कि इससे पहले 50 साल से हम लोग तो चुनाव के जरिए जिन्हें शासक को चुनते आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले कैसे शासक चुने जाते थे, यह सवाल है। तो हमने अध्ययन 4 में पढ़ा था कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा, जन का तात्पर्य यहाँ लोग से ही है, द्वारा चुने जाते हैं। और आज भी तो चुने जाते हैं लोग के द्वारा, लेकिन आज वोटिंग हो रही है। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। 3000 साल पहले जो है कुछ परिवर्तन दिखाई दिए गए। तो बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित होते थे, मतलब गद्दी पे बैठते थे। तो अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। अश्वमेध यज्ञ जो है एक ऐसा ही आयोजन था जिसमें घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र छोड़ दिया जाता। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। समझे? अगर उस घोड़े को कोई पकड़ लिया तो उसे लड़ाई करनी पड़ती थी।
तो आप लोग अगर रामायण देखे होंगे तो उसमें आपने देखे होंगे कि श्री राम जो यज्ञ करते हैं तो उसमें भी एक घोड़ा को छोड़ा जाता है और वह घोड़ा लव कुश के द्वारा पकड़ा जाता है। याद कीजिए, बिल्कुल वही कहानी यहाँ पे है। अब आगे बढ़, अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। समझे, जाने दिया घोड़ा को तो अश्वमेध करने वाला राजा ज़्यादा शक्तिशाली होगा। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। इसके बाद जो है उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। तो यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। यहाँ पे आप लोग समझें, इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। आमंत्रित किसे? जो जाने दे रहे हैं घोड़ा को, उसे। यह विशिष्ट पुरोहित मतलब यहाँ पंडित, हमेशा मैं बताया हूँ, पहले ही चैप्टर से बता रहा हूँ, पुरोहित का मतलब होता है पंडित, जो ज्ञानी हो, पुजारी, उसे हम पुरोहित कहेंगे। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। पुरोहित को अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। अब यज्ञ होता है तो उसमें जितने भी लोग आते थे वो उनके लिए यज्ञ उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। ये जितने आयोजन होते हैं उसमें राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। सारथी उसे हम कहते हैं जो रथ को चलाते हैं। आपने देखे होंगे, अगर आप क्या कहता है, महाभारत देखे होंगे तो उसमें कृष्ण भगवान अर्जुन का रथ चलाते हुए आपको नजर आए होंगे। तो उस समय कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी थे। यज्ञ के अवसर पर वह राजा, नेक्स्ट पेज, वह राजा की विजय तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। देखिए, मतलब राजघराने से जो भी थे, रानी या उसके पुत्र राजा के, वे भी छोटे छोटे अनुष्ठान करते थे, लेकिन जो आमंत्रित किए हुए राजा होते थे उनको कोई भी कार्य नहीं किया जाता था। वो सिर्फ उस बैठकर उस पूजा को देखते थे। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। वैश्य के बारे में भी बताया हूँ मैं आपको पिछले अध्याय में। वैश्य को जो है पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। कुछ अनुष्ठान ऐसे होते थे जिसमें वैश्य को नहीं मतलब शामिल किया जाता। इस यज्ञ में उपस्थित होने वाले की एक सूची बनाओ। पेश के आधार पर वहाँ कौन कौन से वर्ग शामिल थे। अब कौन कौन से वर्ग शामिल थे तो अब देखते हैं। ये वर्ण के बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे। ऋग्वेद के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, याद होगा आपको। तो ऋग्वेद, सुनिए समझिए बात को, ऋग्वेद को पहले रचा गया था, तो वही बात कहा जा रहा है। ऋग्वेद के बाद रचे हुए होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे। ऋग्वेद के बाद जितने ग्रंथ लिखे गए
ऋग्वेद के बाद उसे उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, देखिए 3 प्रकार के वेद आए हैं आपको, यही बात मैं बता रहा था, तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। समझे, इन जो ग्रंथ है विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और संपादन की विधि बताई गई है यही ग्रंथ में। इनमें सामाजिक नियम के बारे में भी बताया गया है। ये 4 वेद में, ये 4 वेद बहुत शक्तिशाली वेद हैं, इसमें सारे बात बताए गए हैं, इसलिए इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। चारों वेद के नाम को आपको याद करना है, हमेशा बार बार पूछा जाता है। उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। अब देखिए, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। पुरोहित का मतलब होता है पंडित, ज्ञानी। योद्धा का मतलब होता है जो युद्ध को लड़ता है, उसे योद्धा कहते हैं, सैनिक। कृषक मतलब खेती करने वाला, किसान। पशुपालक, पशु को पालने वाला, पशुपालक। व्यापारी जो खरीद बिक्री करता है। शिल्पकार जो चीज़ों को बनाता है, जैसे लकड़ी के चीज़ को बनाने वाला भी शिल्पकार हुआ। श्रमिक जो काम करते हैं, मजदूर, उसे श्रमिक करते हैं। मछली पकड़ने वाले जो मछली पकड़ेंगे। जंगल में रहने वाले जो जंगल में रहे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। समझे, कृषक और व्यापारी जो हैं धनवान थे, मतलब उनके पास ज़्यादा धन होता था। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्रहक निर्धन थे, मतलब गरीब थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। पुरोहित, पंडितों ने, जो ज्ञानी लोग थे, वे 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। समझ रहे हैं, 4 वर्णों में पुरोहित ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिसे वर्ण कहते हैं, जिनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। समझिए, पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। क्षत्रिय लोग ही संभवतः उस समय कहा जाता राजा बनते थे। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरा स्थान पर वैश्य या वैश्य था। वैश्य में खरीद बिक्री करने वाले लोग आ जाते हैं। इनमें कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। वैश्य में देखिए कौन कौन आए। कृषक आए, पशुपालक आए और व्यापारी आए। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। क्षत्रिय और वैश्य, देखिए 2 जाति, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। यज्ञ करवाएगा कौन? पुरोहित करवाएगा, मतलब ब्राह्मण करवाएंगे। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। उन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो यहाँ पर जब औरतों को शूद्र माना गया तो समझिए कि औरतों की स्थिति थोड़ी खराब थी यहाँ पे। अब अगले पेज में, पुरोहित के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। पुरोहितों के अनुसार जितने वर्ण थे उनका निर्धारण जन्म के अनुसार, जो जिस वर्ण में जन्म ले लिया वह उसी वर्ण का हो गया। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी,
बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्रहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था, मतलब इन लोगों से दोस्ती करना अपवित्र माना जाता था, या संपर्क रहना कुछ भी, मतलब उसे नहीं संपर्क किया जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया और स्वीकार कर दिया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। अब कुछ राजा हुए, वे स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। श्रेष्ठ मतलब ऊंचा, अच्छा। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। देखिए, मतभेद होता ही है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। व्यवसाय के आधार पर भी लोगों का वर्गीकरण उचित नहीं समझते थे। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न कराने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। मतलब पूर्वोत्तर, पूरब और उत्तर के बीच के क्षेत्र को पूर्वोत्तर कहते हैं। यहाँ पर जो है इन इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया, यह सवाल है। अब देखिए, आते हैं हम लोग जनपद। जनपद को पढ़ते हैं। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। पहले सिर्फ जन के, जैसे कि 100 लोग होते थे, 100 लोग, और उनके एक राजा होते थे, तो वह जन के राजा होते थे। लेकिन अब क्या है, जनपदों के राजा माने जाने लगे। यज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। समझ रहे हैं? जनपद का मतलब होता है जन, मतलब जन का मतलब होता है यहाँ पर लोग। तो लोग के बसने की जगह को ही जनपद कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जनपद चित्र 4 में दिखाए गए हैं। आप लोग यहाँ पर वीडियो को पॉज कर दीजिए और किताब निकाल के मानचित्र 4 पृष्ठ 49 में दिखाया गया है, उसको निकाल के देखिए। उसके बाद फिर वीडियो को चलाकर आगे देखिएगा। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियां की खुदाई की है। पुरातत्वविद जो हैं, इन जनपद की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेरा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। देखिए, खुदाई से बहुत चीज़ पता चलता है। पता चलता है कि लोग झोपड़ी में रहते थे, समझे, और मवेशी को पालते थे। मवेशी मतलब जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। देखिए, किन किन फसलों के साक्ष्य मिल जाते हैं इसमें, चावल के, गेहूं के, धान के, जौ के, दाल, गन्ना, तिल तथा सरसों के, ऐसे साक्ष्य मिले। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसे फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? सोचिए। देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे विकास होगा,
समझे, तो कुछ ना कुछ बढ़ते जाएगा। ये सब पर फोकस कीजिए। आप अभी इसमें क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और पीछे जाकर अध्याय 3 अपने बुक में निकालिए और उसमें खोजिए कि कहाँ पर अनाज के नाम लिखे हुए हैं उनमें, और इन अनाज में कौन से अनाज कम हैं। तो अब समझिएगा आप, जब जनपद आगे बढ़ने लगा तब ऐसी फसलें भी उगाई जाने लगे, समझे। तो जैसे कि पहले क्या था, लोग पशु पक्षी को खाते थे, फल फूल खाते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, कृषि करने लगे, चावल गेहूं को उपजाने लगे, तो चावल गेहूं को खाने लगे। तो उसी तरह से धीरे धीरे बढ़ते गया। अब लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। अब जो है लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगे। इसमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। ये देखिए, चित्रित धूसर पात्र, इसमें चित्र बना हुआ है। देखिए, इसमें जो है ना थाली और कटोरा ही आपको मिलेगा, इस तरह के बर्तन, और ये पतले बर्तन होते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि यह बर्तन का प्रयोग कुछ खास अवसर पर ही किया जाता था और महत्वपूर्ण लोगों को खाना परोसने के लिए। आज भी हम लोग देखे होंगे कि घर में जब गेस्ट आते हैं तो उनके लिए नए नए बर्तन का प्रयोग किया जाता है। तो उसी तरह से हो सकता है उस समय भी ऐसी व्यवस्थाएं होंगी। यही है चित्रित धूसर पात्र मतलब बर्तन चित्रित है, वे रूप में पाए जाते थे। जैसे कि इनके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामिति आकार के रूप में हैं। नेक्स्ट पेज पर आइए। अब यहाँ पर देखिए, महाजनपद। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे जनपद, जहाँ लोग रहते हैं उस जगह को जनपद कहते हैं। अब महाजनपद आ गया। तो करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। कुछ महत्वपूर्ण हो गए, लोगों का ज़्यादा विकास हो गया, लोग ज़्यादा आ गए, जनसंख्या की वृद्धि हुई होगी, तो एक क्षेत्र से दूसरे 2-4 क्षेत्र को मिला के महाजनपद कहा जाने लगा। तो मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपद की एक राजधानी होती थी। अब देखिए, महाजनपद की जितनी भी अधिकतर थी, मतलब अधिक से अधिक के महाजनपदों की राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंद की गई थी। किलाबंद आप लोग समझते हैं, तो समझिए, किला उसे कहा जाता है जब किसी राज्य को चारों ओर से घेर दिया जाता था ऊंचे ऊंचे दीवालों से, उसे ही किला कहा जाता है। आप अगर किले का उदाहरण देखना चाहते हैं तो आप अपने ज़िले में जाकर क्या कहता है, जेल को देखेंगे। जेल को जब देखिएगा, जिला के जेल को, तो उसको चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घेर दिया जाता है। तो उसे देखिएगा तो आप समझ सकते हैं कि यह किले का छोटा रूप है। अधिकतर महाजनपद की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंद की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट तथा पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई थी। ठीक, ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से
डर कर अपनी सुरक्षा के लिए इन किला का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। अब चित्र को देखिए, मानचित्र 49 पेज। देखिए, इसी चित्र के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ये चित्र को छोटा कर लिया जाए, थोड़ा बड़ा करें, पहले देख लीजिए। ये भारत का मैप है। अब देखिए, ये देखिए मगध यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा। मगध यह जनपद था। वैशाली, अंग, बज्जी, देखते जाइए, ये सभी महाजनपद थे। देखिए, अब इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा, किले को बनाने से। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजनाओं की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियंत्रित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। देखिए, जब जन था, जन से महाजनपद बना, जनपद से महाजनपद बना, महाजनपद बना तो अब इसकी सुरक्षा चाहिए। तो हम लोग क्या किए कि चारों ओर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवार खड़ा कर दिए। अब जब ऊंची ऊंची दीवार खड़ा कर दिए तो कोई आक्रमण अगर कर दिया तो उससे लड़ेंगे कैसे? सेना रहेगी तब तो। अब सेना का भी व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग। देखिए, अब राजा सेना रखने लगे। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, जो कि पृष्ठ 84 में आपको दिखेंगे आगे, के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में अध्ययन करोगे। ये सिक्के जो हैं आपको अध्याय 8 में मिलेंगे। मतलब भुगतान लेन देन के लिए सिक्कों का प्रचलन था, उसके अध्याय हम 8 में देखेंगे। महाजनपद के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे? 2 अंतर बताओ। अब देखिए, महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे। सोचिए कि वो लोग क्या करते, क्या नहीं करते थे, और हम लोग क्या कर रहे हैं। देखिए, किले की दीवार है, ये देख रहे हैं। यह कौशाम्बी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। यह इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। अब देखिए, अब तो क्या कहता है, हम लोग क्या किए, महाजनपद को बना लिए, दीवार घेर के सुरक्षा कर लिए, सेना की व्यवस्था कर लिए। सेना की जब व्यवस्था कर लिए तो सेना को वेतन तो देना पड़ेगा। तो वेतन के लिए क्या करेंगे? वेतन के लिए अब टैक्स लगाएंगे। देखिए, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे।
इसके लिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिससे भाग कहा जाता था। 1/6 जो हिस्सा होता था इसे भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटक मतलब समझ रहे हैं ना, शिकारी, तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। अब जंगल से जो लाएगा उसे देना पड़ेगा। आखेट तथा खाद्य संग्रह राजाओं को क्या देते होंगे, आप बताइए। आखेटक और खाद्य संग्रह राजा को क्या देते होंगे। अब देखिए, कृषि में परिवर्तन आ गया। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। देखिए, पहले हल के फाल मतलब हल जो आपको दिखलाए थे, याद कीजिए पिछले अध्याय में, वो लकड़ी के बने होते थे। हल जैसे खिलौने थे वो लकड़ी के थे। अब क्या हो गया, ये लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। अब धान का रोपण स्टार्ट कर दिया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। अब पैदावार ज़्यादा होने लगा फसल में। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था, मतलब बहुत ज़्यादा परिश्रम, मेहनत लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर करते थे। दास आप समझ रहे हैं ना, दास गुलाम होता था, दास पुरुष होते थे, दासी महिला होती थी, और भूमिहीन खेतीहर मजदूर मतलब जिसके पास भूमि नहीं होता था वो दूसरे के खेतों में जाकर मजदूरी किया करते थे। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते थे? बताइए, प्रोत्साहन क्यों देते थे? अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्या कहता है, मानचित्र 449 नंबर पेज, इससे पहले अभी तुरंत आप पढ़े हैं, उसमें मगध को ढूंढो। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अब एक बात पे मैं थोड़ा सा लगता है ऊपर कुछ इससे पहले कुछ बोल गया हूँगा, तो उसे आप लोग थोड़ा ठीक से समझ लेंगे। जनपद जो है, जैसे कि जनों के जैसे जन होते थे, उनको जन जहाँ रहते थे उस जगह को जनपद कहते हैं। और जनपद जैसे कि 2, 4, 10 जनपद को मिला के महाजनपद कहा जाता है, समझे।
ढेर सारे जनपद जैसे मगध थे, बज्जी थे, वैशाली थे, इन सभी को मिला देंगे तब महाजनपद कहा जाएगा इसे, ठीक ना। इसको समझ लीजिएगा थोड़ा ठीक से, फिर आगे चर्चाएं होते रहेगी। अब देखिए, गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। मगध के पास से गंगा और सोन, समझिए थोड़ा सा ये कि गंगा और सोन के तट पे ही मगध राज्य का उत्कर्ष मतलब उत्थान हो रहा था। अब यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। देखिए, यातायात मतलब जाने आने की सुविधा, और जल की सुविधा, पीने के लिए जल, बहुत चीज़ के लिए जल की, खेती के लिए जल, बहुत तरह के लिए जल की सुविधा होनी चाहिए। और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है जल। तो मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। देखिए, जंगल भी था तो उससे फ़ायदा हो रहा था, हाथी को पकड़ लिया जाता था, प्रशिक्षित करके सेना में भर्ती कर लिया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ियाँ मिल जाती थी। आप देखिए, जंगल को काटेंगे तो लकड़ी मिला, तो उससे क्या कहता है, घर बन गया, गाड़ी भी बन गया, रथ बन गया, गाड़ी बैलगाड़ी बन गया, कुछ भी बन गया। रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह एक्स की खदानें हैं। मगध के क्षेत्र में लौह एक्स की खदान थी। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी होता था। कोई अटैक करेगा तो उस पर हम लोग अटैक कर देंगे एकदम। तो कोई बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग, एकदम थोड़ी सी एनर्जी लाके पढ़ना है। अब देखिए कितना अच्छा मगध चल रहा है। मगध कैसे कैसे बिहार के पटना क्षेत्र में मगध, पटना राजगीर के क्षेत्रों में मगध का विकास हुआ, इसे हम लोग पढ़ रहे हैं। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। अब देखिए, शासक जब राजा बन गए या शासक जब हो गया तो अब क्या कर रहा है, वो दूसरे जनपद पर भी अटैक कर रहा है। तो यही अटैक से बचने के लिए आदमी हथियार रखता था, हाथी को सेना में भर्ती कर रहा था, किलाबंदी कर रहा था, इसीलिए। लेकिन जब मगध में दो शक्तिशाली शासक हुआ, बिंबिसार और अजातशत्रु, या अन्य जनपदों पर जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। महापद्म नंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। महापद्म नंद जो हैं वो नंद वंश के थे, वो एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैलाया। अब देखिए, मगध का उत्तर और पश्चिम आप देख लीजिएगा, ठीक ना। मगध पे आप क्या कीजिएगा, जहाँ पे मगध रहेगा तो मगध पे आप प्लस का चित्र बना दीजिएगा, और उत्तर और पश्चिम के बीच के क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है इस क्षेत्र में फैला लिया ये महापद्म नंद, ठीक ना। बिहार में राजगिरी, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। राजगीर जो है आज के दौर में, उसे पहले राजगिरी के नाम से जाना जाता था, वह मगध की राजधानी कई सालों तक बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का जो पटना है उसे पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था, बाद में उसे राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है, मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर, जिसे सिकंदर महान कहा जाता है, वह विश्व विजय करना चाहता था, पूरे विश्व को जीतना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। समझे, ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, मतलब मगध की ओर आगे बढ़ना चाहा,
तो उनके सिपाही ने इनकार कर दिया, मतलब सिकंदर के सिपाही ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। उसके सैनिक जानते थे और हम जाएंगे तो मारे जाएंगे। मगध के राजा एकदम क्रूर मतलब इतने भयानक होते थे, इतने अच्छे अच्छे हथियार से लैस होते थे, हाथियों की सेना, रथ की सेना, पैदल सेना, ऐसी ऐसी अब बातें सुन के वहाँ सिकंदर की सेना भयभीत हो गई थी। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है? अब देखिए, इन सेना, ये जो अभी की सेना है और ऋग्वेद में जो उल्लेखित सेना थी, उसमें आपको क्या अंतर नजर आ रहा है? अब देखिए, वज्जी भी एक क्या था? जनपद था। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही विज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण मतलब समझिए, गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। संघ अर्थात संगठन या सभा, समझे? गण मतलब कई सदस्यों वाले समूह के लिए गण कहा जाता था। संघ संगठन। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातें बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। मतलब मीटिंग होता था उस समय। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। मतलब स्त्री और दास और कामकार मतलब मजदूर जो हैं इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे, बाकी सभी हिस्सा लेते थे। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे, आगे अध्याय 6 में तुम बुद्ध और महावीर के बारे में पढ़ोगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। अब देखिए, वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, ठीक ना। दीर्घ निकाय जो है बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अब देखिए, अजातशत्रु और वज्जी संघ, समझिए, अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। भगवान बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। ये बात कही गई। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। यह वज्जी का अपना था। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य
अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया बच्ची को। इसके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ोगे। अब इसको ये भी देख लीजिए। अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। अपने एटलस में ढूंढिए। ये अन्य कार्य है, छोड़िए इसको कर थोड़ा सा देख लेते हैं। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। 30 साल से मतलब अभी देखिए 18 साल है, तो उस समय 30 साल थी। पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। दास नहीं होना चाहिए। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। एक साल में 40 बार। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियाँ लॉटरियों द्वारा की जाती थी। मतलब लॉटरी उड़ा दीजिए, जिसका नाम निकला वही राजा बनेगा। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। और औरतों को नहीं मिलता था नागरिक का दर्जा। तो यहाँ पर औरतों की, महिला की स्थिति खराब थी। समझिए, कहीं पर आपको देखिए कहीं पे आपको महिला की स्थिति अच्छी मिलेगी, कहीं पे खराब मिलेगी। इस बात को आप ध्यान रखिए। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिल रहे थे। अब फिर अभी इसको आप कर लेंगे। फिर हम एक अंतिम में वीडियो बनाएंगे एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, जिसमें आपको सभी प्रश्नों का हल कर देंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।